आज हम मिशेल फुको की किताब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के एक अहम बाब द फॉर्मेशन ऑफ इनाउंसिएटिव मोडालिटीज पर बात कर रहे हैं। इन हमारा मकसद ये समझना है कि फुको के मुताबिक कोई बयान, जैसे 19वीं सदी का कोई तिब्बी बयान, कैसे मोतबर समझा जाता है, कैसे उसे सच माना जाता है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या कहा गया, बल्कि ज्यादा तवज्जो उन शराइत पर होगी जिनकी वजह से कुछ कहना मुमकिन हुआ। यानी कौन बोल सकता है, कहाँ से और कैसे। तो फुको 19वीं सदी के डॉक्टरों की मिसाल से बात शुरू करता है। वो पूछता है कि जो मुख्तलिफ तिब्बी बातें हैं, मरीज की तफसील, कोई लैब रिपोर्ट या तहकीक, इन सब में क्या मुश्तरक है, उन्हें अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी बिल्कुल। फुको का जो पहला नुक्ता है वो ये है कि सिर्फ ये अहम नहीं कि क्या कहा गया, असल में ये भी बहुत अहम है कि कौन बोलने का हक रखता है। यहाँ बोलने वाले यानी जैसे डॉक्टर, उसकी हैसियत या स्टेटस का तस्वुर आता है। और ये हैसियत देखें सिर्फ काबिलियत या इल्म की बुनियाद पर नहीं होती, इसमें इदारे भी शामिल हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, फिर कानूनी हकूक़, दूसरे ग्रोहों से ताल्लुकात जैसे रियासत या कोई पेशावराना तंजीम, और माशरे में उसका किरदार क्या है, ये सब चीज़ें मिलकर हैसियत बनाती हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान ले बहुत काबिल डॉक्टर हो लेकिन किसी तस्लीम शुदा इदारे से ना जुड़ा हो, तो फुको के मुताबिक उसकी बात का वजन कम होगा, चाहे वो तिब्बी लिहाज से ठीक ही क्यों ना हो। फुको के तज्जिए के मुताबिक हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हैसियत सिर्फ ज़ाती इल्म नहीं है, वो एक समाजी और इदारा जाती पहचान भी है। और फुको ये भी बताता है कि 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में डॉक्टर की हैसियत में बड़ी तब्दीली आई, ख़ास तौर पर जब सनती मुआशरों में आबादी की सेहत की मुआशी अहमियत समझी जाने लगी। उसने डॉक्टर को एक नया समाजी और आप कह लें रियासती किरदार दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नुक्ता था कि बोलने वाला कहाँ से बोल रहा है, यानी इदारा जाती मकाम या इंस्टीट्यूशनल साइट। जी हाँ, फुको मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करता है, जैसे हस्पताल, जहाँ मुनज़्ज़म तरीके से मुशाहिदा किया जा सकता था, डेटा इकट्ठा हो सकता था। फिर निजी क्लिनिक, जो शायद कम रस्मी हो लेकिन जहाँ मरीज के बारे में गहरा ज़ाती इल्म मिल सकता था। लेबॉरेटरी, जहाँ तजुर्बात होते थे, उमूमी सच्चाइयाँ कायम की जाती थीं। और जिसे वो लाइब्रेरी कहता है, यानी दस्तावेज़ात का मैदान, किताबें, केस हिस्ट्रीज, आदादो शुमार वगैरह। और 19वीं सदी में यहाँ भी तब्दीलियां आईं, जैसे आपने कहा दस्तावेज़ात और आदादो शुमार ज़्यादा अहम हो गए, शायद रवायती किताबी इल्म से भी ज़्यादा। बिल्कुल। और हस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं रहा, बल्कि बीमारी को समझने का, उसका मुशाहिदा करने का एक मरकजी मुकाम बन गया, एक औसत अमल के तौर पर बीमारी को देखने का मरकज। और लेबॉरेटरी भी वो आहिस्ता आहिस्ता तिब्बी तशखीस और तहकीक का हिस्सा बन गई। सही। अच्छा, तीसरा नुक्ता क्या था मौजू के हवाले से? जी, तीसरा नुक्ता है मौजू, यानी बोलने वाला जो है उसकी पोजीशन क्या है ज़ेरे मुताला चीज़ के हवाले से। यानी वो मालूमात को कैसे देखता है, कैसे सुनता है, उसके साथ क्या करता है। क्या वो सवाल पूछने वाला है या सिर्फ मुशाहिदा करने वाला, या डेटा को तरतीब देने वाला। फुकू मिसाल देता है कि कैसे अहम तिब्बी आलात ने, जैसे स्टेथोस्कोप ने, डॉक्टर के देखने सुनने के अंदाज को बदला। वो सिर्फ ऊपर की अलामात से हटकर जिस्म की गहराई तक, आज़ा तक, खुलियात तक पहुंचा। और उसमें वो नेटवर्क्स वाली बात भी थी, मालूमात के निज़ाम। जी बिल्कुल। डॉक्टर एक मालूमाती निज़ाम का हिस्सा भी होता है, वो पढ़ाता है, लिखता है, डेटा का तबादला करता है। और 19वीं सदी में ये पोजीशंस भी बदल गई। नई तकनीकें आईं, जैसे ऑटोप्सी, रजिस्ट्रेशन और आदाद शुमार के नए निज़ाम बने, और सेहत के इंतज़ामी, सियासी, माशी ढांचों के साथ नए ताल्लुकात कायम हुए। तो फूको का मरकजी ख्याल ये नहीं कि क्लिनिकल मेडिसिन किसी एक बड़ी दरियाफ्त जैसे ऑटोप्सी या किसी एक खास तिब्बी नज़र की वजह से वजूद में आई या मुत्तहिद हुई। बिल्कुल नहीं। असल नुक्ता जो बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये वाहिदत आती है मुबाहिसे के अंदर से। ये उन मुख्तलिफ अनासिर, बोलने वाले की हैसियत, इदारा जाती मकाम, मौजू की पोजीशन, इन सब के दरमियान जो पेचीदा ताल्लुकात कायम होते हैं, उनसे पैदा होती है। और इसी को फूको डिस्कर्सिव प्रैक्टिस कहता है।
یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا نظام ہے جو طے کرتا ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے اور کس بات کو سچ مانا جائے گا۔ یہ گفتگو خود حقیقت بناتی ہے۔ یعنی گفتگو سچائی کو تخلیق کر رہی ہے، نہ کہ صرف بیان کر رہی ہے۔ جی بالکل، اور فوکو ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ ہم علم کو ایسے نہ دیکھیں کہ جیسے وہ کسی ایک ذہین شخص کے دماغ میں پہلے سے موجود تھا اور بس اس نے بیان کر دیا، بلکہ مباحثہ خود وہ جگہ بناتا ہے جہاں جاننے والا یا موضوع مختلف پوزیشنوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ سچائی یا علم اصل میں ہے کہاں؟ فوکو کے مطابق وہ فرد کے ذہن میں نہیں، بلکہ مباحثے کے ان اصولوں میں، ان ساختوں میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فوکو کا آرکیالوجی آف نالج کا طریقہ ان بنیادی اصولوں کو دیکھتا ہے جو کسی بیان کو ممکن اور مستند بناتے ہیں، اور 19ویں صدی کی طب کی مثال سے وہ دکھاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ کون، کہاں سے اور کیسے بولا گیا، یہ سب مل کر علم بناتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس پر سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ جو شاید سب سے اہم ہے۔ اگر علم، جیسا فوکو کہہ رہا ہے، کسی ایک فرد یا شعور میں نہیں رہتا، بلکہ مباحثے کے اصولوں اور اداروں میں بکھرا ہوا ہے، تو یہ نظریہ آج طب سے باہر دوسرے شعبوں میں جیسے سیاست میں، معیشت میں، میڈیا میں، حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی جو آن لائن گفتگو ہے، اس میں مہارت یا سچائی کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ماہر کی تعریف ہمیشہ اتنی واضح ہوتی ہے، یا وہ بھی انہی اصولوں کا نتیجہ ہے جن پر ہم کم ہی سوال اٹھاتے ہیں؟